हेलो फ्रेंड्स, सदरनाथ टेक ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टेस्ट था आपका यूनिट 2 का टेस्ट था, पेपर फर्स्ट पार्ट बी यूनिट 2। तो आज के जो आपके टेस्ट के टॉपिक थे वो थे भारत के भू आकृतिक प्रदेश और खाद्य प्रसंस्करण एवं उससे संबंधित इंडस्ट्री। तो ये आपके आज के टॉपिक थे, भारत के भू आकृतिक प्रदेश और खाद्य प्रसंस्करण तथा उससे संबंधित उद्योग। तो चलिए आज के हम जल्दी से क्वेश्चन देख रहे थे। आज के क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन था 90 प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखने थे। उसमें था पहला क्वेश्चन ए नंबर का, पेंगोंग सो झील। पेंगोंग सो लेक अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में रही। पेंगोंग सो लेक, आपने इसका नाम सुना होगा। बी नंबर का क्वेश्चन था विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत को लिखना था आपको 3 लाइनों में। सी नंबर का क्वेश्चन था रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर का बताना था कि रेड कॉरिडोर है क्या। दूसरे नंबर के आपके क्वेश्चन थे 50 शब्दों में इनके आंसर लिखने थे। तो पहला क्वेश्चन था छोटा नागपुर के पठार का वर्णन करना था कि छोटा नागपुर का पठार को बताना था 50 शब्दों में, मतलब 5 से 6 लाइन, मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं 7 से 8 लाइन। बी नंबर का क्वेश्चन था मालाबार तट का वर्णन करना था। मालाबार तट का वर्णन करना था, बी नंबर का क्वेश्चन था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपको 200 शब्दों में लिखना था। 200 शब्द मतलब 2 पेज, 11 मार्क का क्वेश्चन था। 11 मार्क का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देख लेते क्या है। खाद्य प्रसंस्करण किसे कहते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करना था। पहली बात तो क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण, उसके महत्व को स्पष्ट करना था। क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ कि जो लोग भी 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। और मेंस में वही लोग अपने पेपर को अच्छे तरीके से सही समय पर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के हम मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज के मॉडल आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है पेंगोंग सो झील। तो हिमालय में स्थित एक खारे पानी की झील, ठीक है। हिमालय में स्थित एक खारे पानी की झील। यदि आपको याद नहीं आ रहा हिमालय में है, आपको याद नहीं आ रहा लद्दाख में है, आप ये भी लिख सकते हैं कि लद्दाख में स्थित एक खारे पानी की झील। आप ये भी लिख सकते हैं कि लद्दाख प्रदेश की एक झील, ठीक है। भारत में लद्दाख से चालू होती है पेंगोंग सो, और कुछ इस प्रकार की उसकी आकृति आपको दिखेगी, ऐसी लंबी सी, इस प्रकार से, ठीक है। तो लद्दाख से चालू होती है भारत की, और हिमालय, वो हिमालय में तो है ही, हिमालय का क्षेत्र है वो पूरा। लद्दाख से चालू होती है और तिब्बत तक जाती है, चीन के। तो पेंगोंग सो लेक है। भारत चीन का संघर्ष हुआ अभी। फिंगर, जो आपने नाम सुना होगा, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। फिंगर पेंगोंग सो जो झील है उसके बगल में वो पहाड़ियाँ थी, उनको बोला जाता था फिंगर। उनको बोला जाता है फिंगर, जो पहाड़ियाँ हैं उनको फिंगर बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में थी। तो देख लो उसको किस प्रकार लिखना था। हिमालय में स्थित एक खारे पानी की झील। हिमालय आपको याद नहीं आता तो आप लिख दो यह एक खारे पानी की झील है। ऊंचाई 4500 मीटर, लंबाई इसकी 134 किलोमीटर है। देश भारत व चीन। वो आपको ऊंचाई ऊंचाई मान लो आपको नहीं पता 4500 मीटर, आपको लंबाई नहीं पता, तो 134 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं पता आपको, तो आप बता लिख सकते हो कि यह एक खारे पानी की झील है, ठीक है ना। दूसरा आप लिख दो कि भारत चीन की सीमा पर स्थित है। भारत चीन की सीमा पर है बिल्कुल ये, ठीक है। और हाल ही में भारत चीन सीमा संघर्ष के कारण चर्चित रही। हाल ही में भारत चीन से सीमा संघर्ष के कारण यह चर्चित रही। तो यह है पेंगोंग सो लेक। अब ये हिमालय क्षेत्र में खारे पानी की झील है। तो आपको इससे क्या अंदाज़ा लग रहा। खारे पानी की झील है, हिमालय क्षेत्र में है। हिमालय में भाई खारे पानी की झील क्या कर रही। तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, टेथिस सागर रहता है जिसमें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य में टेथिस नामक भूसंगति थी, उसमें ये सागर था, टेथिस सागर था, ये यूरेशियन प्लेट। तो ये कहीं ना कहीं सिद्धांत को सही करती है कि ये सब टेथिस सागर था। टेथिस सागर क्या था, खारा था। तो ये सब चीज़ें यही चीज़ बता रही हैं, समझ रहे हो। इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, जस्टिफाई कर रही चीज़ें कि हाँ देखो अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ जो लेक ऐसी हैं जो खारे पानी की हैं अभी भी। तो ये सब चीज़ें हैं।
चलिए बी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विंध्याचल पर्वत को लिखना था, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि क्या है ये। तो विंध्याचल पर्वत एक भ्रंश पर्वत है। कई लोगों ने अवशिष्ट पर्वत भी लिख दिया, इसको अवशिष्ट पर्वत है, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। कई लोगों ने लिख दिया अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट। तो अवशिष्ट में भी आता है, अवशिष्ट भी है, ठीक। लेकिन अवशिष्ट ज़्यादा भ्रंश पर्वत है, तो भ्रंश पर्वत लिखना सही रहेगा, इसको ब्लॉक माउंटेन बोलना सही रहेगा, ब्लॉक माउंटेन बुलाया था, तो भ्रंश पर्वत है ये, ठीक। विस्तार बता दिया मैंने, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार तक फैला है विंध्याचल पर्वत। चोटियाँ बता दी मैंने, सर्वोच्च चोटी है इसकी सिद्ध बाबा, और गुडविल भी मैंने एक चोटी बता दी, इसकी दमोह में है। आप इसकी सीढ़ियाँ बता सकते, कैमूर, भांडेर, ये सब इसकी सीढ़ियाँ हैं। तो ये आपका हो गया उत्तर नंबर बी। उत्तर सी देख लेते हैं, रेड कॉरिडोर। आपके लिए शायद नई चीज़ हो, लेकिन है बहुत पहले से ये रेड कॉरिडोर। तो देख लेते हैं रेड कॉरिडोर है क्या। रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा, भारत के पूर्वी भाग का एक क्षेत्र है। भारत का जो पूर्वी भाग है उसका क्षेत्र है रेड कॉरिडोर। यहाँ पर नक्सलवादी संगठन सक्रिय हैं, ठीक है ना। राज्य बता दिए मैंने, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो जो रेड कॉरिडोर बेसिकली क्या है, रेड कॉरिडोर कोई वैसा नहीं है, कोई ऑफिशियल वो नहीं है। रेड कॉरिडोर इसको लोग बोलने लगे रेड कॉरिडोर। यहाँ पर नक्सलवादी गतिविधि ज़्यादा है, या नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये भारत का, तो उसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर। डालना आप नेट पर, देखना रेड कॉरिडोर को। फिर देख लें तो उत्तर नंबर ए, दूसरे क्वेश्चन का 50 शब्दों वाले क्वेश्चन है हमारे। तो छोटा नागपुर के पठार को बताना था, छोटा नागपुर के पठार को। चलिए देखते हैं मैंने किस प्रकार लिखा है। प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है, सबको पता है। फिर निर्माण मैंने बता दिया कि प्री कैम्बियन काल में इसका निर्माण हुआ है। प्री कैम्बियन काल में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। विस्तार बता दिया मैंने, विस्तार कहाँ कहाँ है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। तो इसका विस्तार है इन राज्यों में, मेनली झारखंड में है, उड़ीसा में है। कुल क्षेत्रफल इसका 4.50 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पारसनाथ है। नदियाँ यहाँ पर स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, दामोदर। जलप्रपात बता दिया मैंने, हुंडरू। खनिज बता दिया मैंने, कोयला, तांबा, लोहा, अभ्रक। महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। एक लाइन मैंने लिख दी कि महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों में से एक है, क्योंकि मैं देखो 5 मार्कर लिख रहा हूँ, 7 से 8 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ। और आप इस तरह की फॉर्मेट को यूज करोगे, इंट्रो दे दिया, निर्माण बता दिया, विस्तार बता दिया, कुल क्षेत्रफल, सबसे ऊंची चोटी, खनिज, नदियाँ, महत्व या महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको जियोग्राफी क्वेश्चन को लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, आप इसको 11 मार्कर में भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना था छोटा नागपुर पठार। तो हम देख लेते हैं उत्तर बी को। तो मालाबार तट को समझाना था कि मालाबार तट क्या है। देखो मैंने किस प्रकार लिखा मालाबार तट को, पश्चिम तटीय मैदान का एक भाग है। तो मालाबार तट क्या है, पश्चिम तटीय मैदान का एक भाग है। विस्तार इसका मूल रूप से केरल, अंशतः कर्नाटक, ठीक है। निर्माण बता दिया मैंने, उत्थान और निमज्जन की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नदियाँ बता दी मैंने, पेरियार, भरतपुजा, पंबा, यहाँ पर नदियाँ हैं, और भी हैं बहुत सारी, मेन मेन मैंने लिख दी। और छोटी छोटी नदियाँ हैं, ज़्यादा लंबी नदी नहीं है ये। झीलें बेमना तथा अष्टमुदी, ये झीलें हैं। बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह जैसे कोचीन, कोचीन प्रमुख बंदरगाह है मालाबार तट का। महत्व बता दिया फिर मैंने कि लैटराइट मदा है, मशाले, काजू और रबर उत्पादन का क्षेत्र है ये। क्या है, काजू व रबर उत्पादन का क्षेत्र है, और लैटराइट मदा है। तो इस प्रकार से आपको करना था मालाबार तट को। झीलें आपने बता दी, बंदरगाह आपने बता दिया, महत्व बता दिया, लैटराइट मदा है यहाँ पर, मशाले, काजू और रबर का उत्पादन का क्षेत्र है। आप चाहो तो बल बता दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 5 से 6 लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है। तो आप कम से कम लिखने की कोशिश करो, अच्छे पॉइंट जो हैं वो यूज करो। तो ये आपका हो गया बी नंबर का क्वेश्चन। फिर हम आते हैं, हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है 11 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पेज में लिखना था आपको, 200 वर्ड का क्वेश्चन है। तो खाद्य प्रसंस्करण किसे कहते हैं, तो इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ये आपका क्वेश्चन था।
खाद्य प्रसंस्करण किसे कहते हैं तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो इसको किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ क्या का खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण से आशय कृषि एवं पशु उत्पादों का उन्नतीकरण कर उसके मूल्यों का संवर्धन कर मांग व उपयोग के अनुरूप बनाना है। ठीक है। इसके माध्यम से न केवल पदार्थ की आयु क्षमता में वृद्धि की जाती है बल्कि इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण मतलब है आटे से पंजीरी बना देना, आटे से वो गेहूँ से आटा बना देना, गेहूँ से दलिया बना देना, उसको पैक कर देना, दूध से दही बना देना, मक्खन बना देना, फिर उनको पैक कर देना, पाउच में पैक कर दो, डिब्बे में पैक कर दिया जाता है घी को। तो ये सब क्या है खाद्य प्रसंस्करण, इसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक ना। खाद्यान्न से संबंधित जो उद्योग है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। तो दो उदाहरण भी दे दिया मैंने, जैसे गेहूँ से ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, दूध से घी दही का निर्माण करना। ठीक है। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मैंने वर्गीकरण बता दिया कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक स्तर का प्रसंस्करण, द्वितीयक स्तर का प्रसंस्करण और तृतीयक स्तर का प्रसंस्करण, 3 प्रकार का होता है। तो प्राथमिक देख लो। इसके अंतर्गत कच्चे कृषि एवं पशु उत्पादों का थोड़ा परिवर्तन कर जैसे सफाई, ग्रेडिंग, छटाई या पैकिंग आदि के द्वारा मानव उपयोग के अनुरूप बनाया जाता है। तो प्राथमिक जो प्रसंस्करण होता है उसमें क्या होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ है ना, उसकी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत उसमें कटाई छटाई करके पैकिंग करके उसको पेश किया जाता है। जैसे ड्राई फ्रूट की पैकिंग, जैसे ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में थोड़ा बहुत कचड़ा है, तो आपने उसका पहले तो ड्राई फ्रूट की छटाई कर ली, फिर उसको छान लिया। ठीक है। और आपने ड्राई फ्रूट को क्या कर दिया, उसमें पैक कर दिया, काय में एक पाउच में पैक करके दे दिया। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक प्रसंस्करण हो गया। फिर द्वितीयक प्रसंस्करण देख लो आप। द्वितीयक प्रसंस्करण इसके अंतर्गत कच्चे कृषि एवं पशु उत्पादों का इस प्रकार रूपांतरण किया जाता है कि उनकी मूल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और साथ ही मूल्य संवर्धन में भी वृद्धि होती है। अब जैसे गेहूँ है, अब गेहूँ को आप छाट कर, ठीक है, और एक पैकेट में पैक कर दो, तो ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक प्रसंस्करण कहलाएगा। लेकिन उसी गेहूँ से आप क्या बना दो, आटा बना दो, उसी गेहूँ से आप ब्रेड बना दो, दलिया बना दो, मसालों का निर्माण आदि, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, द्वितीय प्रसंस्करण में आ जाएगा। ठीक है। तो गेहूँ की दलिया बनाना तो द्वितीय प्रसंस्करण में, तो ये हो गया आपका द्वितीय प्रसंस्करण। तृतीय प्रसंस्करण देख लो, या तृतीय स्तर का प्रसंस्करण, यह खाद्य प्रसंस्करण का सबसे उन्नत स्तर माना जाता है। इसमें कृषि एवं पशु उत्पादों को तुरंत खाने योग्य स्थिति में लाया जाता है। इसमें क्या किया, तुरंत खाने योग्य स्थिति में लाया जाता है तथा सर्वाधिक मूल्य संवर्धन इसी स्तर में होता है। अब मूल्य में वृद्धि होगी भाई, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे शीतल पेय हो गया, आपके दही हो गया, छाछ हो गया, तो ये सब आपका होगा क्या, तृतीय प्रसंस्करण के अंतर्गत आ गया। अब इसका महत्व देखना है, महत्व क्या है खाद्य प्रसंस्करण का, देख लेते हैं जल्दी से क्या महत्व है। कृषि उत्पादों एवं पशु उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। आपने छाछ को पैक कर दिया डिब्बे में, आपने देखा होगा एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं वो, 1-1 महीने की, 2-2 महीने की, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूध है, अब दूध जनरली 1 दिन में ख़राब हो जाता। अब आप प्रसंस्कृत जो दूध होता है, जो आपको पैकेट में मिलता होगा, आप पैकेट में लेते हो उसको, तो क्या होता उसमें, वो आप 2-3 दिन तक रख सकते फ्रिज में, 2-3 दिन तक उसको यूज कर सकते। तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है उसके ऊपर कि 4 दिन के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब कि कृषि उत्पाद और पशु उत्पादों को क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, सही बात है। खाद्य पदार्थों का अपव्यय रुकता है। अब खाद्य पदार्थों का अपव्यय भी रुकेगा इससे। खाद्य प्रसंस्करण से बने उत्पाद विटामिन व मिनरल्स एवं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ठीक है। विटामिन, मिनरल एवं अन्य पोषक पदार्थों का मिश्रण कर पोषक स्तर को सुधारा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से आप इस प्रकार की फूड बना सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स हों, पोषक तत्व हों, पोषक पदार्थ हों। छोटे छोटे असंगठित क्षेत्र में रोजगार एवं अवसरों का सृजन होता है। अब ये छोटे छोटे असंगठित क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या होता है, रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। तो ये भी चीज़ है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषकों की आय में वृद्धि होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषकों की आय में क्या होता है? वृद्धि होती है। करने से लिखा है वृद्धि कर लेना, वृद्धि होती है। ठीक है, होती है। अब महत्व लिख रहे थे हम, तो पहले तो हमने ये बात महत्व में ये लिख दिया कि क्या क्या होता है उससे। फिर दो कुछ चीज़ें फैक्चुअल बता दूँ कि भारत के निर्यात में खाद्य प्रसंस्करण का 13% योगदान है। जो बाहर से जो हम चीज़ें निर्यात करते हैं ना बाहर, उनमें खाद्य प्रसंस्करण का 13% योगदान है। अभी 13% है वर्तमान में, देख लेना आप। और जो 13% है इसको संशोधित कर लेना, बढ़ गया हो तो। ठीक। फिर भारत के कुल खाद्यान्न बाजार में 32% योगदान है। इस आंकड़े को भी आप देख लेना, नवीन आ गया हो, संशोधित हो गया हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया है तथा विविधीकरण को बढ़ावा दिया है। तो इस प्रकार से आपको करना था। यह होगा आपका महत्व। चाहो तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो? छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हो। आप यहाँ पर चाहो तो एक निष्कर्ष लिख सकते हो। अब मैं आपको निष्कर्ष हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान कर रहा है। ठीक है ना, या रोजगार प्रदान करने में सहायक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करने में क्या है? सहायक है। तथा इससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है या कृषकों की आय में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। तो ये आपका होगा क्या होगा? निष्कर्ष हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप चाहो तो चुनौतियाँ भी लिख सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण की चुनौतियाँ क्या है? तकनीकी का अभाव है, स्किल लेबर का अभाव है, ज़्यादा स्किल लेबर नहीं चाहिए पड़ती, फिर भी तकनीकी का अभाव है, पूंजी का अभाव है। ये सब चीज़ें आप इसकी चुनौतियों में भी डाल सकते हो आप। ठीक है ना, तो महत्व लिख दिया आपने, बता दिए, खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार बता दिए, परिभाषा बता दी। तो इस प्रकार से करना था। आज का मॉडल आंसर ये है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।